हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और रहस्यमय पर्वत श्रृंखला। सदियों से ये बर्फीले शिखर और गहरी घाटियां अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों का घर रहे हैं। इनमें से एक कहानी है यति की, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा प्राणी जो हमारी कल्पना को मोहित करता है और जिज्ञासा जगाता है। इस वीडियो में हम यति के रहस्यमय इतिहास का पता लगाएंगे, इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके बारे में आधुनिक खोजों तक। तो आइए हिमालय की बर्फीली गहराइयों में उतरें और यति के पीछे छिपे सत्य का पता लगाएं। यति, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन के रूप में भी जाना जाता है, सदियों से तिब्बती, नेपाली और भूटानी लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग रहा है। कहा जाता है कि यति ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं और दर्रों में निवास करता है। स्थानीय लोक कथाओं में यति को अक्सर एक शक्तिशाली और मायावी प्राणी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी उपस्थिति को छिपाने और मनुष्यों के साथ सीधे संपर्क से बचने में सक्षम है। कुछ किंवदंतियां यति को देवताओं द्वारा बनाया गया बताती हैं, ताकि वे इस क्षेत्र की पवित्रता और संतुलन बनाए रखें। यति का वर्णन अक्सर एक विशालकाय वानर जैसे प्राणी के रूप में किया जाता है, जिसके शरीर पर घने बाल होते हैं जो इसे कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। इसके पैर बड़े और शक्तिशाली माने जाते हैं, जो गहरी बर्फ और बर्फीले इलाकों में आसानी से चलने में मदद करते हैं। आइए अब हम समय पर वापस जाएं और यति के बारे में सबसे पहले दर्ज किए गए खातों का पता लगाएं। यति की कहानियां सदियों से स्थानीय लोगों के बीच गूंज रही थीं, लेकिन 19वीं सदी तक पश्चिमी दुनिया इस मायावी प्राणी से अनजान थी। सन 1832 में ब्रिटिश खोजकर्ता B.H. हॉडसन ने नेपाल में एक बड़े बालों वाले प्राणी का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। हॉडसन ने खुद कभी इस प्राणी को नहीं देखा था, लेकिन उनके गाइडों ने उन्हें इसके दर्शन और मुठभेड़ों के बारे में विस्तृत वृत्तांत सुनाए। हॉडसन की रिपोर्ट ने पश्चिमी दुनिया में हलचल मचा दी, जिससे इस अजीबोगरीब प्राणी के बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ गई। कुछ लोगों ने इसे एक नए प्रकार के वानर के रूप में खारिज कर दिया, जबकि अन्य ने इसे मानव विकास की एक लापता कड़ी के रूप में देखा। फिर भी हॉडसन की रिपोर्ट ने एक बीज बोया, जो बाद के वर्षों में पूर्ण उत्साह में खिल उठेगा। 20वीं सदी की शुरुआत ने अन्वेषण और साहसिक कार्य का एक नया युग लेकर आई, जिसमें पर्वतारोही और साहसी लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जीतने के लिए होड़ में लगे हुए थे। 1920 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोही लेफ्टिनेंट कर्नल सीवके हॉवर्ड बरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के एक अभियान का नेतृत्व किया। 21,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने बर्फ में असामान्य पैरों के निशान देखे, जो किसी भी झांत जानवर से मेल नहीं खाते थे। हॉवर्ड बरी के दावों ने मीडिया में हलचल मचा दी और एबोमिनेबल स्नोमैन शब्द गढ़ा गया। 1951 में यति के प्रति दीवानगी अपने चरम पर पहुंच गई, जब प्रसिद्ध पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ में विशाल पैरों के निशान की तस्वीरें खींची। शिप्टन की तस्वीरों को दुनिया भर के समाचार पत्रों में छापा गया, जिससे यति के शिकार और अटकलों की एक नई लहर दौड़ गई। हालांकि वर्षों से यति के अस्तित्व का समर्थन करने वाले प्रमाण काफी हद तक परिस्थितिजन्य बने रहे। यति के आसपास के बढ़ते आकर्षण और अटकलों के साथ हिमालय की रहस्यमयी वादियों में एक अनसुलझी पहेली ने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचा है। वैज्ञानिक समुदाय इस घटना की जांच करने के लिए कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने विभिन्न अनुसंधान विधियों और तकनीकों का उपयोग करके यति के अस्तित्व की पुष्टि करने का प्रयास किया। कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, जिनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि यति एक अज्ञात प्रजाति का वानर है, संभवतः गिगेंटोपिथेकस का वंशज। अन्य वैज्ञानिकों ने इसे एक मिथक या लोक कथा के रूप में देखा। गिगेंटोपिथेकस, जो एक विशाल वानर था, के अवशेषों का अध्ययन करते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यति उसी का वंशज हो सकता है। यह विचार रोमांचक था, लेकिन इसके समर्थन में ठोस प्रमाणों की कमी थी। दूसरों ने अनुमान लगाया कि यति भूरे भालू या नीले भालू की एक अनदेखी प्रजाति हो सकती है। यह सिद्धांत भी व्यापक रूप से चर्चा में रहा, क्योंकि हिमालय में भालुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पैरों के निशान के प्रमाणों का विश्लेषण करने के लिए कई अभियान दल भेजे गए, जिन्होंने बर्फ में मिले विशाल पदचिन्हों का अध्ययन किया।
इन पद चिन्हों ने यति के अस्तित्व की संभावना को और बढ़ा दिया और दावा किए गए यति बालों और मल के नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों को विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा गया ताकि उनके डीएनए का विश्लेषण किया जा सके और यति के अस्तित्व की पुष्टि की जा सके। हालांकि इनमें से कई नमूनों को बाद में अधिक सामान्य जानवरों जैसे कि भालू, बंदर और बकरियों से संबंधित पाया गया। यह परिणाम यति के अस्तित्व पर संदेह उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों ने इन नमूनों की तुलना विभिन्न जानवरों से की और पाया कि अधिकांश नमूने भालू, बंदर और बकरियों से मेल खाते हैं। यह निष्कर्ष यति के रहस्य को और गहरा कर देता है। हाल के वर्षों में डीएनए विश्लेषण में प्रगति ने यति रहस्य पर नई रोशनी डालने की उम्मीद जगाई है। उन्नत तकनीकों ने वैज्ञानिकों को अधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने में मदद की है। 2017 में एक अध्ययन में दावा किए गए यति नमूनों के आनुवंशिक विश्लेषण के परिणाम प्रकाशित किए गए थे। इस अध्ययन ने यति के रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश नमूने भूरे भालू और काले भालू से मेल खाते हैं। यह निष्कर्ष यति के अस्तित्व पर एक नई दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उनके निष्कर्षों ने यति के अस्तित्व की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। यति का रहस्य अभी भी बना हुआ है और वैज्ञानिक समुदाय इस पर और अधिक शोध करने के लिए तत्पर है। दशकों के अभियानों, जांच और वैज्ञानिक विश्लेषणों के बावजूद यति के अस्तित्व का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने हिमालय की ऊंचाइयों में कई बार खोजबीन की है, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो नमूने यति के होने का दावा करते थे वे बाद में किसी अन्य जानवर के निकले। कोई शरीर या कंकाल बरामद नहीं हुआ है और डीएनए विश्लेषण ने बार बार दावा किए गए यति नमूनों को जांच जानवरों से जोड़ा है। वैज्ञानिकों ने नमूनों का गहन विश्लेषण किया है, लेकिन हर बार परिणाम वही निकला है। ये नमूने भालू, बकरी या अन्य जानवरों के हैं। प्रमाणों की यह कमी ने यति के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा किया है। कई वैज्ञानिकों और संशयवादियों का मानना है कि यह गलत पहचान, मिथक और धोखाधड़ी का एक उत्पाद है। वे कहते हैं कि यति की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन इनमें कोई ठोस आधार नहीं है। वे तर्क करते हैं कि पैरों के निशान के प्रमाणों को बर्फ और बर्फ में पिघलने और विरूपण द्वारा समझाया जा सकता है। बर्फ में पिघलने और विरूपण के कारण पैरों के निशान का आकार बदल सकता है, जिससे वे बड़े और अजीब दिख सकते हैं। इसके अलावा वे बताते हैं कि यति के लिए कोई ठोस फोटोग्राफिक या वीडियो साक्ष्य नहीं है। आज के डिजिटल युग में जब हर किसी के पास कैमरा है, यति की कोई स्पष्ट तस्वीर या वीडियो न होना संदेह को और बढ़ाता है। फिर भी यति में विश्वास बना हुआ है, खासकर स्थानीय लोगों और कुछ शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों के बीच। हिमालय के स्थानीय लोग यति की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं और उनके लिए यह एक जीवित सच्चाई है। कुछ का सुझाव है कि यति एक ऐसा प्राणी हो सकता है जो विज्ञान के लिए अज्ञात है। वे मानते हैं कि यति एक ऐसा जीव हो सकता है जो अभी तक वैज्ञानिकों की पकड़ में नहीं आया है। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि यति एक क्रिप्टिड हो सकता है। क्रिप्टिड्स वे जीव होते हैं जिनका अस्तित्व प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन उनकी कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। ठोस सबूतों की कमी के बिना यति का अस्तित्व अटकलों और बहस का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पर लगातार बहस करते रहते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। यति का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना पहले था। भले ही यति के अस्तित्व को साबित करने या खारिज करने के लिए कोई निर्णायक सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इस मायावी प्राणी की कहानी ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित और प्रभावित किया है। यति की कहानी ने न केवल हिमालयी क्षेत्रों में बल्कि पूरी दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ी है। हिमालयी क्षेत्रों में यति स्थानीय संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों, गीतों और कलाओं में मनाया जाता है। यति की कहानियां और गीत स्थानीय लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं। स्थानीय त्योहारों और उत्सवों में यति की कहानियों का विशेष स्थान होता है। लोग पारंपरिक परिधानों में सज धज कर यति की कहानियों को जीवंत करते हैं। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों, गीतों और कलाओं में मनाया जाता है। बुजुर्ग अपने बच्चों को यति की कहानियां सुनाते हैं, जिससे ये परंपरा जीवित रहती है। यति की कहानियां और लोकगीत हिमालयी कला और संगीत में भी झलकते हैं। पश्चिमी दुनिया में
यथि ने साहसिक, रहस्य और अज्ञात की खोज के साथ एक पौराणिक स्थिति हासिल कर ली है। यह अनगिनत पुस्तकों और फिल्मों का विषय रहा है। 1950 के दशक की साहसिक पुस्तकों और पुरानी पश्चिमी फिल्मों में यथि की कहानियां प्रमुखता से दिखाई देती हैं। यह अनगिनत पुस्तकों और फिल्मों का विषय रहा है। यथि की कहानियां क्लासिक एडवेंचर, बुक कवर और विंटेज मूवी पोस्टर्स में भी देखी जा सकती हैं। पुरानी लाइब्रेरी में यथि पर आधारित कई किताबें मिलती हैं। यथि को अक्सर एक विशाल, बालों वाले राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। यह चित्रण कला और मूर्तियों में भी देखा जा सकता है। पुराने चित्रों और मूर्तियों में यथि की छवि को जीवंत किया गया है। लोकप्रिय संस्कृति में इस चित्रण ने अक्सर यथि की गलत व्याख्या की है। पॉप कल्चर में यथि के खिलौने, कॉमिक बुक्स और अतिरंजित चित्रण ने यथि की छवि को और भी रहस्यमय बना दिया है। हालांकि यथि की कहानी भी आकर्षण और साजिश का स्रोत बनी हुई है। लोग यथि की कहानियों से मोहित होते हैं और इसके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यथि की कहानी ने हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाया है। यथि की स्थायी अपील इस तथ्य में निहित है कि यह हमारी मूल जिज्ञासा और अज्ञात के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। बच्चे और बड़े सभी यथि की कहानियों से प्रेरित होकर नई जगहों की खोज में निकल पड़ते हैं। यह कहानी हमें हमेशा से ही अज्ञात की ओर आकर्षित करती रही है। चाहे यथि वास्तविक प्राणी हो या मिथक का उत्पाद, इसकी कहानी हमें कल्पना करते रहने, तलाशते रहने और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहने के लिए प्रेरित करती है। प्राचीन मानचित्रों से लेकर आधुनिक खोजकर्ताओं तक यथि की कहानी ने हमेशा से ही हमें प्रेरित किया है। जैसे जैसे हम अपनी खोज के अंत तक पहुंचते हैं, यथि का रहस्य एक मायावी पहेली बना हुआ है। प्रमाण अभी भी मायावी हैं, बहस जारी है और किंवदंती जीवित है। क्या यथि वास्तव में हिमालय की दुर्गम चोटियों पर घूमता है या यह हमारी कल्पना की उपज है? जब तक हमें निर्णायक सबूत नहीं मिल जाते, तब तक यथि का रहस्य हमें मोहित करता रहेगा। शायद एक दिन हम इस मायावी प्राणी के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। तब तक यथि की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी विशाल और रहस्यमय दुनिया में अभी भी आश्चर्य और खोज की जानी बाकी है।